15 जनवरी 1947 को अमेरिका के लॉस एंजेलिस में सुबह 10 बजे के करीब बेट्टी बर्सिंगर नाम की एक महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ जूते मरम्मत की दुकान पर जा रही थी। जब वह लिएमर्ट पार्क के पास से गुजरी तो फुटपाथ से कुछ दूरी पर उन्हें एक सफेद रंग की अजीब सी चीज दिखाई दी। जब वह थोड़ा पास जाकर देखती हैं तो पहले नजर में वह चीज उन्हें किसी पुतले के सामान लगी, लेकिन जब वह थोड़ा और ध्यान से देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वह जो चीज देख रही थी वह कोई पुतला नहीं था, बल्कि वह किसी लड़की की लाश थी जिसे कमर के पास से 2 भागों में काटा गया था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था और मुंह के दोनों साइड से कान तक चीरा लगाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्माइली फेस बनाने की कोशिश की गई हो। डेड बॉडी के आसपास एक बूंद भी खून नहीं था। इसका मतलब था कि खून कहीं और किया गया और बॉडी को यहां लाकर फेंक दिया गया। बेट्टी बर्सिंगर यह सब देखकर घबरा गईं और पास के एक घर जाकर पुलिस को फोन करती हैं। कुछ देर बाद लॉस एंजेलिस पुलिस LAPD वहां पहुंचती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज देती है। जांच में पता चलता है कि इस महिला की हत्या 10 से 12 घंटे पहले की गई थी। महिला की मौत उसके मस्तिष्क में इनर ब्लीडिंग की वजह से हुई है। जाहिर है कि उसकी हत्या से पहले उसे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया होगा। जांच में यह भी सामने आता है कि हत्या के बाद उसके शरीर से सारा खून निकालकर उसे कई बार पानी से धोया गया था। इसके अलावा बॉडी को 2 भागों में बड़ी सफाई से काटा गया था, जिससे यह स्पष्ट था कि ऐसा काम केवल एक चिकित्सा से जुड़े व्यक्ति ही कर सकता था। जांच कर रहे डॉक्टरों को एक चौंकाने वाली बात पता चली कि जो मुंह से कान तक चीरा लगाया गया था वह महिला के जीवित रहने के दौरान लगाया गया था। इसके बाद लॉस एंजेलिस पुलिस FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मदद से उस महिला के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। दरअसल इस महिला की जानकारी FBI के डाटाबेस में 2 बार दर्ज हुई थी। पहली बार जब उसने सेना में कुकिंग क्लर्क के लिए आवेदन किया था और इसके ठीक 7 महीने बाद पुलिस ने उसे कम उम्र में शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। मरने वाली महिला का नाम एलिजाबेथ शार्ट था, जो कि बोस्टन की रहने वाली थी। वह अपने माता पिता की 5 बेटियों में तीसरे नंबर की बेटी थी। उसके पिता बोस्टन में नौसेना के लिए गोल कोर्स बनाया करते थे, लेकिन 1929 में आई मंदी के कारण उनका काम ठप पड़ गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। एक दिन वह अपने घर से किसी काम के लिए निकले और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आए। उनकी गाड़ी एक ब्रिज के पास लावारिश हालत में मिली। अनुमान लगाया गया कि उन्होंने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। जब उसके पिता घर छोड़कर गए थे तब एलिजाबेथ की उम्र मात्र 5 साल थी। परिवार की सारी जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई। एलिजाबेथ की मां ने नौकरी करना शुरू किया और जैसे तैसे अपने बच्चों को पाला। एलिजाबेथ को बचपन से ही फिल्मों का शौक था। वह अपने दोस्तों के साथ फिल्में देखने जाती थी। उसका सपना था कि एक दिन बड़ी होकर हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री बनेगी। 1942 में एलिजाबेथ की मां को एक पत्र मिलता है जो उसके पिता द्वारा भेजा गया था। दरअसल एलिजाबेथ के पिता ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि वह अपनी कार को ब्रिज पर छोड़कर बिना किसी को बताए कैलिफोर्निया चले गए थे। दिसंबर 1942 में जब यह बात एलिजाबेथ को पता चली कि उसके पिता जीवित हैं और कैलिफोर्निया में हैं, तो उसने 18 साल की उम्र में वहां जाने का फैसला किया। लेकिन 1 महीने के भीतर ही उसके पिता के साथ किसी बात पर लड़ाई हो गई। एलिजाबेथ ने 2 जनवरी 1943 को अपने पिता का घर छोड़ दिया, लेकिन वह कैलिफोर्निया में रहते हुए वायुसेना के लिए कुकिंग क्लर्क के रूप में काम करने लगी। किसी अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर उसने वह नौकरी छोड़ दी। फिर वह सेंटा बारबरा, कैलिफोर्निया का एक शहर चली गई, जहां उसे कम उम्र में शराब पीने के जुर्म में जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद वह फ्लोरिडा चली गई। वहां उसकी मुलाकात वायुसेना के एक अधिकारी मेजर मैथ्यू माइकल से हुई। कई दिनों की दोस्ती के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। लेकिन 10 अगस्त 1945 को मैथ्यू माइकल की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे एलिजाबेथ शार्ट का दिल पूरी तरह से टूट गया। चूंकि एलिजाबेथ को बचपन से ही सिनेमा से प्यार था, वह हमेशा से प्रसिद्ध अभिनेत्री बनना चाहती थी। उसे पता था कि उसे जो खुशी चाहिए वह सिर्फ सिनेमा में ही मिल सकती है। इसलिए उसने सब कुछ पीछे छोड़कर लॉस एंजलिस चली आई। जब वह लॉस एंजलिस आई तो उसके पास पैसे नहीं थे। इसके लिए वह एक होटल में वेटर का काम करने लगी। एलिजाबेथ एक आजाद ख्यालों की लड़की थी। वह नए नए बॉयफ्रेंड बनाती थी, जिनके साथ वह अक्सर पार्टी करती और घूमने जाती थी। कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ अचानक कहीं गायब हो गई। अंतिम बार उसे 9 जनवरी 1947 को
एक होटल के पास देखा गया था। उसके बाद वह लापता हो गई और फिर 15 जनवरी 1947 को उसकी डेड बॉडी लियामर्ट पार्क के पास मिली। जब पुलिस को बॉडी मिली थी, उसी समय कुछ पत्रकार भी मौके पर पहुंचकर शव की फोटो खींच ली। उसके बाद यह खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। उस समय हर अखबार में इसी खबर का जिक्र होता था। एलिजाबेथ शार्ट को मीडिया ने ब्लैक डाहिला नाम दिया था। कुछ लोगों का मानना था कि एलिजाबेथ उस समय ज्यादातर मौकों पर काले कपड़ों में नजर आती थी और अपने बालों में डाहिला नाम का फूल लगाती थी, इसलिए उसका नाम ब्लैक डाहिला पड़ा। कुछ लोगों का मानना था कि उसका यह नाम 1942 में आई एक क्राइम फिल्म ब्लू डाहिला से लिया गया था। एलिजाबेथ उस समय इतनी पॉपुलर हो गई थी कि लोग खुद ही पुलिस के पास जाकर क्लेम करने लगे कि उन्होंने ही एलिजाबेथ की हत्या की है। लेकिन जांच में पुलिस के पास उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि उन्हें आरोपी माना जा सके। तभी एक दिन एक समाचार एजेंसी को फोन आता है। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एलिजाबेथ का हत्यारा बताया और साथ ही उनके द्वारा ब्लैक डाहिला पर की गई रिपोर्टिंग की तारीफ की। लेकिन उनकी चुटकी भी ली कि अब तुम्हारे पास ब्लैक डाहिला से संबंधित खबर खत्म हो गई होगी। 3 दिन में तुम्हें एक पार्सल मिलेगा जिसमें ब्लैक डाहिला के कुछ डॉक्यूमेंट होंगे जो तुम्हारी रिपोर्टिंग में काम आएंगे। तीसरे दिन सच में उस अखबार के ऑफिस में कुरियर द्वारा एक पार्सल आता है। जब उसे खोला गया तो उसमें एलिजाबेथ का जन्म प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड और कुछ उसके फोटोग्राफ मिलते हैं। उसमें अखबारों में छापे गए ब्लैक डाहिला से संबंधित खबर की कटिंग से एक संदेश लिखा गया था। यहां ब्लैक डाहिला का पत्र है, आगे की जानकारी के लिए लिखें। इन सब के अलावा बॉक्स में एक एड्रेस डायरी थी जिस पर मार्क हेंसेन लिखा हुआ था। पूरे बॉक्स को एलएपीडी पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने पूरे बॉक्स का लैब टेस्ट करवाया, लेकिन उस बॉक्स पर कोई भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले क्योंकि उसे पहले ही पेट्रोल से साफ कर दिया गया था। बॉक्स के अंदर मिले एड्रेस डायरी के आधार पर मार्क हेंसेन से पूछताछ की गई, लेकिन वह बेकसूर निकला, जिसके कारण पुलिस ने उसे छोड़ दिया। डायरी से मिले कुछ अन्य एड्रेस वाले व्यक्तियों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी एलिजाबेथ से 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं मिला था। इस बीच पुलिस को कई लेटर मिले, लेकिन उनसे ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे हत्यारे की पहचान की जा सके। संयोग से एक लेटर से फिंगरप्रिंट के निशान मिल गए। पुलिस ने उसका मिलान अपने डेटाबेस में मौजूद अपराधियों से किया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद आज भी यह केस अनसुलझा है। हालांकि कुछ सस्पेक्ट मिले, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण उन्हें भी छोड़ना पड़ा। इस केस का पहला सस्पेक्ट था रॉबर्ट रेड मैनले, जो एक बिजनेसमैन था। वह एलिजाबेथ से उसकी मौत से 1 महीने पहले ही मिला था। जब वह बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी, मैनले ने उसे लिफ्ट दी थी। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। 9 जनवरी 1947 को मैनले सैन डिएगो में डेट के बाद लगभग 6 बजे शाम को लॉस एंजेलिस के बिल्टमोर होटल के पास छोड़ दिया। यह वही समय था जब एलिजाबेथ को अंतिम बार जीवित देखा गया था। उसके 1 हफ्ते बाद ही उसकी लाश लियामर्ट पार्क के पास मिली थी। मैनले से पूछताछ में उसने यह बात तो कबूल कर ली कि वह के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन हत्या की बात से इनकार कर दिया। पुलिस ने उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया, उसमें वह पास हो गया, लेकिन पुलिस उसे प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी। इसलिए 1954 में उसका नार्को टेस्ट करवाया गया, लेकिन वह उसमें भी पास हो गया, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। 1997 में एक डिटेक्टिव राल्फ अस्डेल, जो ब्लैक डाहिला केस पर काम कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि ब्लैक डाहिला की बॉडी मिलने के 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने उस व्यक्ति को खोज लिया था जो बेशक एलिजाबेथ का कातिल हो सकता था। जिस दिन ब्लैक डाहिला की बॉडी मिली थी, उसी दिन राल्फ को अपने किसी खबरी से सूचना मिली थी कि लियामर्ट पार्क के पास उसने एक काले रंग की कार खड़ी देखी थी। बाद में राल्फ ने वह कार ढूंढ ली थी जिसके मालिक ने कार का रंग काले से सफेद करवा लिया था, लेकिन राल्फ के पास पुख्ता सबूत ना होने के कारण अपनी जांच आगे नहीं बढ़ा सके। 1999 में स्टीव होडल नाम के एक डिटेक्टिव ने, जिन्होंने ब्लैक डाहिला पर किताब लिखी, दावा किया कि ब्लैक डाहिला का कातिल कोई और नहीं, उनके खुद के पिता जॉर्ज होडल हैं। जॉर्ज होडल उस समय के एक नामी डॉक्टर थे जो लॉस एंजेलिस में एक प्राइवेट क्लिनिक चलाते थे। जॉर्ज होडल कोई पेशेवर सर्जन तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई मेडिकल कॉलेज से सर्जन बनने की ट्रेनिंग ली थी। 1991 में जॉर्ज होडल के मरने के बाद उनके बेटे स्टीव होडल को उनके कमरे से 2 तस्वीरें मिली जो एलिजाबेथ से मेल खा रही थीं। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि 85% यह तस्वीरें एलिजाबेथ की नहीं हैं। लेकिन 2014 में एक कंप्यूटर एक्सपर्ट ने सॉफ्टवेयर की मदद से साबित किया
कि 90 से 95% तक यह तस्वीरें एलिजाबेथ से मेल खा रही हैं। स्टीव होडल ने और गहनता से जांच की तो पता चला कि उनके पिता और एलिजाबेथ रिलेशनशिप में थे। एलिजाबेथ की लाश मिलने के 3 हफ्ते के बाद 10 फरवरी 1947 को एक पार्क में एक और लड़की की लाश मिली, जिसकी हालत भी बहुत कुछ एलिजाबेथ से मिलती जुलती थी। उसके शरीर पर लिपस्टिक से बीड़ी लिखा गया था, जिसका मतलब था ब्लैक डाहिला। जब पुलिस ने इस हैंडराइटिंग की तुलना उन सभी लेटरों से की, तो इससे मिल गया कि इस लड़की का कातिल और ब्लैक डाहिला का कातिल एक ही है। जॉर्ज होडल के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगने के कारण वे 1950 में लॉस एंजेलिस छोड़कर फिलीपींस चले गए। 1961 में फिलीपींस के मनीला पार्क के पास एक लड़की की नग्न बॉडी मिली, जिसकी हालत बिल्कुल ब्लैक डाहिला जैसी ही थी। और जिस जगह पर यह बॉडी मिली थी, वहां से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर जॉर्ज होडल का घर था। तो क्या ये एक संयोग है या फिर सच में सभी हत्याओं के पीछे जॉर्ज होडल का हाथ था? सच्चाई जो भी हो, लेकिन सभी संदिग्धों में सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में वह जॉर्ज होडल